ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो अब हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 9 हरिहर काका का। इससे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना कहकर महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही हैं। और हाँ तो उन्हें कहना नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। मतलब वो समझ चुके थे कि जिंदा रहते हुए नहीं रखना। पर बीतते वक्त के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि यह सब हरिहर धर्म संकट में फंस गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाइयों के परिवार के साथ मोह माया में बंध जाता है। इस स्थिति से हरिहर के अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा तो वो उसकी किडनैपिंग के लिए सोचने लगे। अब है महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वह जी जान से जुट गए। मीन्स उनकी किडनैपिंग के लिए वो काम करने लगे। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही कर रहे थे। मतलब वो सब चीज़ें जो हैं उनको दूसरों से हाइड कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। मतलब वो जानते ही नहीं थे कि हरिहर काका की किडनैपिंग के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है, जो महंत जी द्वारा बनाया जा रहा है। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान में धमके, यानी उनके घर में आ गए। हरिहर काका के भाई इस प्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। मतलब गायब हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना सुनी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह काम है। वे मय दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है, मीन्स रॉबर्ट्स का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। मतलब उन्होंने किडनैप किया और अब वो उसके लिए फिरौती मांगेंगे, पैसा मांगेंगे उन्हें छोड़ने के लिए। ऐसा वो भाई जो है वो सोचने लगे। फिर है खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते, मतलब कहीं और जाते, कि उसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना। वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे, मीन्स डोर को नॉक करने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे, मतलब भागने लगे। अपने हथियार संभालें, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरे की खिड़की से फायरिंग शुरू हो गई। मतलब जो गन चलने लगी। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बच गए। अपने तीनों के बूते पर युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके चंद विश्वासी साधु साधे और लिखे कागज पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वे आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वह इस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। हरिहर काका
ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया है हरिहर। तुम्हें अभी लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबरने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। तो इस तरह से महंत जी जो है वो उन्हें समझाने लगे कि तुम्हें अपनी ज़मीन जायदाद जो है वो ठाकुर बारी के नाम पर लिख देनी चाहिए। तो आगे है, एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी को चारों तरफ से घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बारी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने के लिए असमर्थ साबित हो रहे थे। मतलब उनके लिए बड़ा था वो प्लेस। फिर भी जितना संभव हो सके उस रूप में उन्हें घेर डाला और अपना अपना मोर्चा संभालकर सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होने लगेंगे और साधु संत रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, मतलब एक स्टोन भी नहीं आया। शायद पुलिस को आते देखकर उन्होंने देख लिया। अब सुबह होने से में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बारी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर सुबह तड़के, मतलब अर्ली मॉर्निंग, एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोला। उस साधु की उम्र 80 से अधिक रही होगी, यानी 80 ईयर्स। वह लाठी के सहारे कांपता हुआ खड़ा था, शिवर हो रहा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका और ठाकुर बारी के महंत, पुजारी व अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने एक बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार वह कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त में पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन साधु की वय मीन्स उसकी एज को देखकर पुलिस इंचार्ज ने महटिया जान पड़ा, मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बारी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया और न छत के कमरों में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी, दुख, आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसा खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे और साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले से ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनियाँ बंद थी, मतलब लैश लगी हुई थी, उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लगा था। पुलिस और हरिहर काका के भाइयों ने बस वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग की, यानी की मांगी साधु से की। उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है तो उसने जवाब दिया अनाज है, मतलब वीट है। पुलिस इंचार्ज अब यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से धक्का देना शुरू हुआ। पुलिस के जवान सतर्क हो गए। ताला तोड़कर फिर क्या हुआ, पुलिस वालों ने देखा कि भाई आवाज़ हो रही है, तो वो क्या करते, तो उन्होंने क्या किया, ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर भाइयों का खून खोल गया, मतलब वो बहुत एंग्री हुए। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते, इतना ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ गया था उनके ऊपर। तो आगे है, हरिहर काका के हाथ और पैर तो बांध दिए गए, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। हरिहर काका ज़मीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया।
काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाला गया। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूत का पर्दाफाश करना शुरू किया। और वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में इस कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे लगवा दिए आदि। तो इस तरह से उन्होंने कहना शुरू किया। काका ने देर तक अपना बयान दर्ज करवा दिया। उनके शब्दों से साधु संतों के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त की जा रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना कि ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दलान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते से जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया, हथियार जुटा दिए गए, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों की ड्यूटी बांट दी गई थी। आधे लोग सोते थे, आधे जागकर पहरा देते थे मतलब उनकी रखवाली करते थे। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी आने लगे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चे तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बटा था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी। तो इस तरह से लोग जो हैं वो बातें करने लगे। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले वाले किसान की अपेक्षा चतुर ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ किया उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा उनको पूछता तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने साधुओं को पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होना और पूजा पाठ का ढोंग रचाया है। साधु के माने में महंत, पुजारी एवं उनके अन्य सहयोगी जो है वो कौन है? लोभी, लालची और कुकर्मी है। छल, बल, कल मीन्स ब्रेन। किसी भी तरह से वो धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने इस घृणित इरादे को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वे महंत को अपने पास फटकने नहीं देंगे। साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को नहीं लिखेंगे, अन्यथा वे दूध की मक्खी हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंकेंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। तो ये दूध में मक्खी जो है वो एक मुहावरा है। मीन्स उनको अगर उन्होंने ज़मीन जायदाद लिख दी तो वो घर वालों के लिए वेस्ट हो जाएंगे। जैसे दूध के अंदर से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे उन्हें भी फेंक दिया जाएगा और कोई भी उनके बारे में नहीं सोचेगा। तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।